Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Geography, Our Environment, class 7th, okay? Chapter number 5. Chapter number 5 is water, okay? And students, today we have to start from page number 35, okay, page number 35, and this is video third of chapter number 5 class 7. So let's start students. Tides. Today we will read about tides, and tides is one of the categories of ocean circulation, oceans movement. ठीक है, तो हमने टाइड्स पढ़ा था कि ये भी एक प्रकार की गतिविधि है जो समुद्रों में निरंतर होती रहती है. ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं. टाइड्स ज्वार भाटा. ओके, इन हिंदी टाइड्स ज्वार भाटा. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. Okay, तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. देखिए ज्वार भाटा क्या है. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ज्वार भाटा को थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्टरी नॉलेज हमने लिया था. ज्वार भाटा क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में कहें, मीन्स कि जल का उठना और गिरना. ठीक है, एक बार जल का उठना और फिर उसका गिरना ज्वार भाटा कहलाता है. ठीक है, और ये दिन में 2 बार नियम से होता है. महासागर के जल में ये होता है. ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल या पानी बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल फिर नीचे स्तर पर आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहा जाता है. तो ज्वार भाटा मीन्स अप एंड डाउन, गिरना और उठना. ओके, फॉल एंड राइज, राइज एंड फॉल. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. ओके, दिन में 2 बार. ओके, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है. क्या कहलाता है? टाइड यानी ज्वार भाटा. एक बार फिर से सुनिए. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड. दिन में 2 बार नियम से, ठीक है, नियम से 2 बार महासागरीय जल का उठना, राइज उठना, एंड फॉल गिरना. ठीक है, जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है. इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. ओके, it is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं. ठीक है, तो ज्वार किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहा जाता है. इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर. ओके, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है. ठीक है, तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है. जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं. जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. During the full moon and new moon days, the sun, the moon, and the earth are in the same line and the tides are highest. Okay,
These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. तो चलिए पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स नीप टाइड्स के बारे में, क्या होता है नीप टाइड्स. ठीक है. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tides. ठीक है. तो सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रेविटेशनल मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण. ठीक है. तो सूर्य और चंद्रमा के बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस. ओके. तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं. ठीक है. कैसे आते हैं पृथ्वी की सतह पर टाइड्स? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण. ठीक है. गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड. ओके. जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल क्या होता है? अभिकर्षित होता है. इन्फ्लुएंस ऑन द मून ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. तो अभिकर्षित होता है जिसके कारण क्या आ जाते हैं? उच्च ज्वार आते हैं. ठीक है. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. and causes high tide. Okay. During the full moon and new moon days, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. Okay. और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं. किस दिन? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं. ओके. दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. तो ये क्या कहलाते हैं? दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. तो ये क्या कहलाते हैं? स्प्रिंग टाइड्स कहलाते हैं. ठीक है. इस ज्वार को क्या कहा जाता है? वृहद ज्वार कहा जाता है. ठीक है. इस ज्वार को क्या कहा जाता है? वृहद ज्वार कहा जाता है. बट लेकिन when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. Okay. तो लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है. ठीक है. परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार भाटे को क्या कहा जाता है? दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स. नीप टाइड्स मीन्स लघु ज्वार भाटा इसे कहते हैं. ओके. तो लघु ज्वार भाटा क्या है स्टूडेंट्स? एक बार फिर से सुनिए. सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के पास होता है और उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं. पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं. इस ज्वार को वृहद ज्वार कहा जाता है. लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है. परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है. ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहा जाता है. ऐसे ज्वार को क्या कहा जाता है? लघु ज्वार भाटा कहा जाता है. ओके. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. They raise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. Okay, during the high tide, this enables fishermen to get a plentiful catch. Okay.
and the rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. Okay, high tides help in navigation. जो उच्च ज्वार होता है वो नेविगेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स नौ संचालन, ठीक है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। ओके, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। किसको पहुंचाते हैं? ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, और इसकी सहायता से, ठीक है, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, ठीक है, और जो हाई टाइड्स होते हैं, उच्च ज्वार जो होते हैं, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, और बहुत अधिक जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, मैनी मोर फिश कम, ठीक है, और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, ठीक है। तो उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। दिस enables fishermen to get a plentiful catch, ठीक है। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. Okay, तो उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए किया जाता है। ओके ओके, तो जो हाई टाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, हाई टाइड्स मीन्स उच्च ज्वार, ठीक है। तो जो उच्च ज्वार होते हैं वे नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये क्यों सहायक होते हैं? क्योंकि ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ओके, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के पास आ जाती हैं, तट के निकट आ जाती हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, ठीक है। और इसके फलस्वरूप जब मछलियाँ क्या हो जाती हैं, तट के पास आ जाती हैं, तो इसके फलस्वरूप जो मछुआरे हैं वे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओशियंस करेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। ऑल राइट, so before read ocean currents, we will read here one activity. So let's see what's this एक्टिविटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक गतिविधि दिखाई गई है, इसको आप करेंगे। फिल 3/4 ऑफ अ बकेट विथ टैप वाटर, हीट द वाटर बाय पुटिंग एन इमर्जन रॉड ऑन वन साइड ऑफ द बकेट, ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस एन आइसी ट्रे जस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रीजर, add a drop of red ink to observe the path of current by the process of convection। चलिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। तो इसमें देखते हैं क्या करना है स्टूडेंट्स। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरना है, 3/4 भरना है, ठीक है। एक बाल्टी को, बकेट मीन्स बाल्टी, एक बकेट को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर, ठीक है, बाल्टी के एक और आपको क्या डालनी है, रॉड डालनी है। कौन सी रॉड? इमर्जन रॉड। इमर्जन रॉड निमज्जन छड़ होता है, डालकर पानी को आपको गर्म करना है। और दूसरी ओर क्या करना है, ऑन द अदर साइड इंट्रोड्यूस ऑन आइस ट्रे जस्ट रिमूव फ्रॉम द फ्रीजर, ठीक है। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। ऑल राइट, एक और तो आपको क्या करना है, रॉड डालनी है पानी गर्म करने के लिए, और दूसरी ओर आपको करना है फ्रीजर की जो फ्रिज है, फ्रीजर से बर्फ़ जो निकाली है उसको डालना है। एड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, और एक बूंद लाल इंक डालकर, रेड स्याही आपको डालनी है, लाल स्याही डालनी है, जिससे कि आप संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग को, ठीक है, आपको क्या करना है, कन्वेक्शन की प्रोसेस से आपको धारा के मार्ग का निरीक्षण करना है, ठीक है। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स। ऑल राइट, सो लेट्स रीड अबाउट ओशियन करेंट्स। अब हम पढ़ेंगे ओशियन करेंट्स के बारे में, जो कि महासागर में होने वाले संचरण का एक
प्रकार है. ओके. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction. The ocean currents may be warm or cold. Okay, figure 5.6 we will see. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles. Okay, the cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. The ocean current influence the temperature conditions of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. Okay, sea around Japan and the eastern coast of North America are such examples. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. Okay, तो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे ओशियन करंट के बारे में. ओशियन करंट यानी महासागरीय धाराएं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? मीन्स कि एक निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जो जल धाराएं होती हैं उसी को महासागरीय धाराएं कहा जाता है. ठीक है, तो पढ़ते हैं महासागरीय धाराएं. महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करेंट्स. ठीक है, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं जो डेफिनेट डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में बहती हैं. ठीक है, द ओशियन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड. अब जो ओशियन करेंट्स हैं, जो महासागरीय धाराएं हैं, ये गर्म भी होती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं. ओके, जनरली सामान्यतया द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स. ठीक है, तो सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वे भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों को प्रवाहित करती हैं. ठीक है, और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं. ये महासागरीय गर्म धाराएं कहाँ पर होती हैं? ये भूमध्य रेखा में होती हैं, इक्वेटर के पास होती हैं, वहीं पर उत्पन्न होती हैं और पोल्स की ओर यानी ध्रुवों की ओर ये बहती हैं. द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर एल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स. ठीक है, और जो ठंडी धाराएं होती हैं ये ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं. ठीक है, तो जो ठंडी धाराएं होती हैं वे ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है. द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट. ओके, अब जो लैब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, लैब्राडोर महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को, टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं. ठीक है, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट. ठीक है, जबकि जो लैब्राडोर महासागरीय धाराएं होती हैं वे तो शीत जल धाराएं होती हैं, लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम धाराएं हैं वे गर्म जल धाराएं होती हैं. ठीक है, लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत यानी ठंडी जल धाराएं होती हैं और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं. ठीक है, द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया. द ओशियन करंट जो महासागरीय जो धाराएं हैं, ठीक है, जो महासागर की जो धाराएं हैं वे किसी क्षेत्र के तापमान को, टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं. ठीक है, वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस. जैसे कि जो वार्म करेंट्स हैं, जो गर्म जल धाराएं हैं, वे उस क्षेत्र के टेम्परेचर को, भूमि की सतह को गर्म करेंगी. ठीक है, मीन्स कि गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है. ओके, वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस. द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. और ऐसा क्षेत्र स्टूडेंट्स, वह स्थान जहाँ पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं, मतलब गर्म और ठंडी जल धाराएं जहाँ पर मिलती हैं, वह स्थान पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सर्वोत्तम फिशिंग एरिया कहलाता है. मतलब वह सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड्स वो माना जाता है दुनिया का. ओके,
Sea around Japan and the eastern coast of North America are such example. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं. ओके, सीज अराउंड जापान, जापान के आसपास के सागर, और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं. किसके? फिशिंग ग्राउंड्स के, यानी वार्म करेंट्स एंड कोल्ड करेंट्स के मीटिंग प्लेस के. ठीक है, तो the areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. फॉगी मीन्स कोहरे वाला. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक तो ये फिशिंग ग्राउंड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन वह क्षेत्र जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान में बहुत अधिक कोहरा हो जाता है. मीन्स वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, जिसके फलस्वरूप नौ संचालन में वहाँ पर बाधाएं आती हैं. ठीक है, उससे क्या होता है? नौ संचालन में बाधाएं आती हैं. तो क्या है स्टूडेंट्स? ओशियन करेंट्स. ठीक है, ओशियन करंट जैसे हमने पढ़ा कि हमने एक बार फिर से आप ध्यान देंगे कि महासागरीय धारा यानी ओशियन करंट्स किसे कहा जाता है. तो ओशियन करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं. सामान्यतया गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं. लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं, और महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं होती हैं वे शीत जल धाराएं होती हैं, यानी ठंडी जल धाराएं होती हैं, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है वह गर्म जल धाराएं होती हैं, और जो ओशियन करंट होता है मीन्स कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वह उस स्थान के टेम्परेचर को भी प्रभावित करती हैं. मीन्स कि अगर गर्म जल धाराएं वाला क्षेत्र है तो वहाँ के उस सतह को वो क्या करती हैं? गर्म टेम्परेचर में रखती हैं. ठीक है, और ठंडे जल धारा वाला है तो वह उस क्षेत्र को ठंडा करेंगी. तो गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. ठीक है, और जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है. जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट हैं वह इस मत्स्यन क्षेत्र का फिशिंग ग्राउंड का बहुत अच्छा उदाहरण है. लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर कोहरे का फॉगी वेदर बन जाता है, कोहरे का मौसम वहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर नेविगेशन यानी नौ संचालन में बाधाएं आती हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, फिगर 5.6, जहाँ पर ओशियन करेंट्स दिखाई गई हैं, महासागरीय धाराएं दिखा रखी हैं. तो कोल्ड करंट को स्टूडेंट्स ब्लू कलर से एंड वार्म करंट को, गर्म धाराओं को रेड कलर से इंडिकेट किया गया. तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर किस किस समुद्री एरिया में, किस किस समुद्री क्षेत्र में. यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, यहाँ पर हम पैसिफिक ओशियन देख सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर रेड एरो दिखाया गया है इट रिप्रेजेंट द वार्म करंट, और जहाँ पर ब्लू एरो दिखाया गया है इट रिप्रेजेंट द कोल्ड करंट. ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस पैसिफिक ओशियन में इतनी यहाँ पर क्या है? रेड करंट है यानी वार्म करंट है, गर्म जल धारा है. और जहाँ जहाँ पर ब्लू हमें दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर ब्लू कहाँ पर है? साउथ अटलांटिक ओशियन में है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ब्लू यानी कोल्ड करंट है यहाँ पे. ठीक है, और जहाँ जहाँ पर रेड दिख रहा है, पैसिफिक ओशियन में बहुत ज़्यादा रेड करंट दिखाई दे रहा है. तो जहाँ जहाँ पर रेड करंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ की जो जलधाराएं हैं वो क्या है? गर्म जलधाराएं हैं. ठीक है, और जहाँ पर स्टूडेंट्स गर्म जलधाराएं और
ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं, तो वह ऐसा स्थान है जहाँ पर फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है और फॉगी एटमॉस्फेयर वहाँ पर हो जाता है, और सबसे अच्छा वहाँ पर फिशिंग ग्राउंड्स के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर इस मैप को अच्छी से देखेंगे, ध्यान से देखिए इस मैप को और पता लगाइए कहाँ कहाँ पर ब्लू करंट एंड कोल्ड करंट मिल रही हैं और कहाँ पर ब्लू करंट ज़्यादा हैं, यानी कि कोल्ड करंट जहाँ पर ठंडी जलधाराएं जहाँ पर ज़्यादा बहती हैं, और कहाँ कहाँ पर वार्म करेंट्स हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशियन में आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so today class is over and this chapter is completed students. All right, tomorrow I will be back with new chapter. So till then students, take care, bye bye, thank you very much, have a nice day.